बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कंप्लीट वेबसाइट बनाना सिखाऊंगी यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML एंड CSS से तो आप लोग काफ़ी वेबसाइट बना चुके हैं, लेकिन आप लोगों को जावास्क्रिप्ट का इम्प्लीमेंट नहीं आ रहा कि जावास्क्रिप्ट जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होगी। तो आज मैं सारी पूरी कंप्लीट एक वेबसाइट का आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। तो सबसे पहले जो है मैंने इसे कुछ सेक्शंस बनाए। सबसे पहले ये अपर नेम बार बनाई है जिसमें कुछ अपनी इंफॉर्मेशन दे दें आप लोग, या इसके अंदर आप अपनी कोई भी जो है वो रख सकते हैं, आइकन्स रख सकते हैं, ट्विटर का, अपने फेसबुक का आईडी का, सब किसी भी चीज़ का यहाँ पर आप आइकन्स भी दे सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं, अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं। तो ये अपर नेम बार होती है, एक छोटी सी नेम बार जहाँ पे थोड़ी सी आपकी इंफॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर ये आप इसकी एक मैंने डिव बनाई है। डिव के अंदर ये सिर्फ एक ही आपको ये चीज़ दे दी है। आप चाहें तो इसके अंदर डिफरेंट आइकन्स भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो नेव बार क्रिएट की है। नेव बार क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो है मैंने एक लोगो लगाया है। लोगो के बाद जो है मैंने एक दूसरी डिव बनाई है जिसके अंदर मैंने ये तमाम आइकन्स रखे हैं, जिसमें मैंने होम रखा है, अबाउट रखा है, वॉचेस, मैन, वुमेन, women, कपल्स, और ये मैंने कार्ट का आइकन जो है वो फॉन्ट ऑसम से लिया है, उठाया है, फॉन्ट ऑसम से कोडिंग उठाई है। ये यूजर का आइकन उठाया है और ये एक बटन क्रिएट किया है। तो सबसे पहले जो है नेव बार के लिए आ जाते हैं। नेव बार में मैंने क्या किया है, ये सबसे पहले क्या किया है कि मैंने 3 फाइलें बनाई हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बनाई है, 3 फाइलें बनाई हैं, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की, और सबको आपस में लिंक कर दिया है। इसके बाद जो है मैंने एक लिंक जो है वो CSS फाइल का किया है, और दूसरे लिंक जो किया है वो मैंने फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी का लिंक किया है, CDN फॉन्ट ऑसम CDN लाइब्रेरी, ताकि मैं वहां से कुछ फ्री में आइकन्स जो है वो अपने वेबसाइट पर कॉपी और पेस्ट कर सकूं। तो यहाँ सबसे पहले जो है मैंने टॉप नेम बार में सिर्फ एक डिव लिया है और उसकी सेटिंग यहीं पे कर दी है। 100% इसकी विड्थ रखी है कि पूरे पे मुझे चाहिए, और इसका कलर ये रखा है बैकग्राउंड कलर, और इसके अंदर जो डिटेल्स मैंने लिखी हैं वो ये लिखी है। इसके अंदर चाहे तो आप कोई भी आइकन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इस डिव के अंदर, तो वो आपकी उसी लाइन के अंदर आ जाएगा। इसके बाद सेकंड नेव बार जो है वो आपकी कंप्लीट नेव बार है। इसके अंदर मैंने डिफरेंट डिव्स रखी हैं। सबसे पहले तो मैंने एक डिव रखी है लोगो की, और दूसरी जो रखी है मेन्यू बार की रखी है। लोगो और ये दो डिव जो है मैंने इस डिव के अंदर रखी है, नेव बार के अंदर, ताकि जो है वो मैं इनको सेपरेट कर सकूं। लोगो जो है मैंने एक साइड रख लिया है, लेफ्ट साइड, और ये मेन्यू को जो है मैंने राइट साइड पे कर दिया है पूरा कंप्लीट। तो इसको मैंने क्या किया है, डिस्प्ले नेव बार को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है, और इसको क्या करा है, यहाँ पर आके देखते हैं। सबसे पहले क्या किया है हमने, CSS देख लें। सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे यूनिवर्सल के लिए बॉर्डर बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स रख दिया है, और फॉन्ट फैमिली कोई भी रख सकते हैं आपके, आपको पूरे वेब थ्रू आउट पूरे वेबसाइट के अंदर जो है वो कौन सी जो है फॉन्ट यूज करना है, पिक्सल कितना होना चाहिए, तो ये मैंने अपनी मर्जी से रख लिया है। आप अपनी मर्जी से जो आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। इसके बाद मैंने पूरी बॉडी का बैकग्राउंड कलर ये बीच दे दिया है, तो इसलिए कि पीछे से मुझे बैकग्राउंड का कुछ ना कुछ एक वाइट ना आए, पीछे से कुछ ना कुछ हल्का सा कलर आ जाए, तो वो इस वजह से मैंने पूरा बॉडी पे ही बैकग्राउंड कलर दे दिया है। ये फर्स्ट मेरी नेव बार थी। नेव बार में मैंने क्या किया है कि इसको जो है वो विड्थ इसकी 100% रखी है, और हाइट इसकी 18 VH क्या है, व्यू हाइट है, ठीक है, व्यू पोर्ट हाइट है। इसके बाद मैंने इसका कलर ब्लैक रखा है अपने नेव बार का, और इसकी जो ऊपर आइकन्स या जो भी मैं इसके ऊपर टेक्स्ट लिखा है डिव के अंदर, तो वो मैंने क्या रखा है, वाइट स्मोक रख दिया है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है, ताकि मेरे जो दो डिव इसके अंदर आ रहे हैं, दो डिव कौन से आ रहे हैं, एक डिव आ रहा है मेरा लोगो का डिव, और एक मेरा आ रहा है नेव बार का डिव। तो ये दोनों डिव जो है वो आपस में जो है वो क्या हो जाए, जस्टिफाई कंटेंट कर दिया है मैंने इनको, स्पेस बिटवीन, यानी कि दोनों के दरमियान मैंने स्पेस दे दिया है। एक को मैंने राइट साइड रख दिया और एक को मैंने लेफ्ट साइड मैंने अपना लोगो रख दिया, और राइट साइड जो है मैंने पूरा मेन्यू बार रख लिया। उस मेन्यू बार के अंदर ही मैंने डिफरेंट किस्म के जो है वो डिव क्रिएट किए हैं।
ये पूरा कंप्लीट मेरा एक नैव बार बन जाएगा। ये मेरा जो राइट साइड पर है, इसको भी मैंने इस डिव के अंदर भी जो है, ये पूरा एक डिव है। इस डिव में अगर दिखाऊं तो इसका मैं एक डिव का जो है आपको वो करके दिखा सकती हूँ कि इसका जो है बॉर्डर बना के दिखाती हूँ कि कितना बड़ा मेरा ये डिव था। मेन्यू बार का, सॉरी, हाँ एक मिनट रुके, मेन्यू बार का डिव कितना है मेरा। नीचे जो मेन्यू रखा है, ये इसका डिव जो है, ये डिस्प्ले फ्लेक्स रखा है। इसका मैं बॉर्डर बना के दिखाऊंगी तो ये मेरा वन साइडेड जो है इसका बॉर्डर है। 2 पिक्सल्स, 2 पिक्सल सॉलिड। और कोई कलर दे देती हूँ ताकि आपको नजर आए। व्हाइट कलर आपको ब्लैक पे नजर आ जाएगा, तो व्हाइट कलर दे देती हूँ, तो बताऊंगी कि मैं आपको किस तरह कितना बड़ा जो है मेरा ये डिव है। एक डिव ये है मेरा पूरा कंप्लीट। देखिए, इसको मैंने व्हाइट बॉर्डर दे दिया है, इसके अंदर मैंने डिफरेंट डिव्स रखे हैं और एक डिव मैंने ये रखा है। ये दोनों को बीच में स्पेस दे दिया है। ठीक है, ये दो जो है मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। अब इसके अंदर जो मैंने आइटम्स रखे हैं अपने, तो इसके अंदर डिफरेंट डिव, इसकी भी एक डिव रखी है, ये भी डिव में रखा है, ये भी डिव में, ये भी डिव में, सब डिव में रखे हैं। तो इसके भी मैंने क्या किया है, इस वाले बॉक्स को भी डिस्प्ले फ्लेक्स बना दिया है। और डिस्प्ले फ्लेक्स का क्या मतलब होता है कि अगर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स हटा दूंगी तो ये आइकन जो है अप एंड डाउन हो जाएंगे, क्योंकि ये डिव जो होता है वो क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है। ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है कि पूरी लाइन घेर लेता है। तो ये नेक्स्ट वाला एलिमेंट जो है वो नीचे आ जाएगा। और ये डिव का मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। मैं हाइड कर देती हूँ इसका डिस्प्ले फ्लेक्स। तो देखते हैं कि डिस्प्ले फ्लेक्स हाइड करने के बाद क्या होता है। डिस्प्ले फ्लेक्स जैसे ही मैं हाइड करूंगी तो ये क्या होगा, ये तमाम डिव की तमाम चीजें जो हो गई, ये क्या है, ब्लॉक लाइन एलिमेंट है। तो इसने क्या किया है कि पूरी पट्टी जो है ये ब्लॉक कर दी है। यहाँ तक पूरा 100% इसने वेट ले लिया अपनी। तो डिव पता है कि 100% वेट लेता है, तो इसलिए इसका जो पेरेंट एलिमेंट ये बड़ा वाला डिव था, इसको मैंने क्या किया है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया है। इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगी तो क्या होगा कि ये ब्लॉक एलिमेंट से क्या हो जाएंगे, इनलाइन एलिमेंट हो जाएंगे। और इनलाइन एलिमेंट से क्या हो जाएगा कि ये तमाम एक ही लाइन में आ जाएंगे। तो अब मैं इस बॉक्स का जो ये मैंने बॉर्डर बनाया था आपको दिखाने के लिए कि ये एक डिव था और एक डिव ये था, तो मैं इस डिव का जो है वो हटा देती हूँ। जो मैंने इसका बॉर्डर लगाया है उसको भी मैं अभी इसी वक्त इरेज कर देते हैं, ताकि अच्छा नहीं लग रहा है इस वक्त ये बॉर्डर। तो मैंने कहाँ पे इसका बॉर्डर मेन्यू पे लगाया था, ये लगाया था मैंने इसका बॉर्डर। मैं इसको हटा देती हूँ अभी इसी वक्त। तो यहाँ से जो है ये बॉर्डर जो है वो रिमूव हो गया। व्हाइट कलर का बॉर्डर लगा दिया था। ये पूरी एक डिव थी, इसको मैंने क्या किया था, डिस्प्ले फ्लेक्स का बना दिया। पहले मैंने जो था नेव बार को डिस्प्ले फ्लेक्स बनाया, तो इन दोनों को यूज करा कि इन दोनों के दरमियान स्पेस बिटवीन दे दिया। फिर मैंने ये दूसरा जो है बॉक्स था, इसको भी क्या बनाया, इसको भी मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स बनाया और इसके अंदर मैंने क्या दे दिया, स्पेस इवनली। यानी कि एक साथ जो है तमाम एलिमेंट्स के अंदर जो है स्पेस आ जाए। तो मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, स्पेस इवनली रख लिया। और सबके अलाइन आइटम जो है वो सेंटर कर दिए, वर्टिकली में सेंटर हो जाएंगे तमाम एलिमेंट्स। और तमाम एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस जो है इवनली आ जाएगा, यानी कि स्मूथ जितना स्पेस जो है हमें मेजर करना पड़ता मार्जिन से। ये हमारे डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या हुआ, हमने इसके अंदर तमाम एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, इवनली अरेंज कर दिया। तमाम आइकन जो है वो एक साथ स्मूथली जो है वो तमाम आइकन्स के दरमियान स्पेस जो है वो बराबर है और इवनली जो है वो स्प्रेड हो गए हैं, अरेंज हो गए हैं हमारे। इसके बाद जो है वो मैंने क्या किया है कि इस पे होवर लगा दिया है। होवर क्या करता है कि जब माउस को जो है वो आप किसी भी एलिमेंट पे जाएं तो उस पे कोई भी आप इफेक्ट दे सकते हैं। तो इसके बाद मैं कोई भी इफेक्ट दे सकती हूँ, उसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकती हूँ, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकती हूँ, इसका फॉन्ट कलर चेंज कर सकती हूँ। तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैंने होवर में सिर्फ और सिर्फ क्या किया कि ये जो एक एलिमेंट डिव था, छोटा वाले डिव जो इसके अंदर है, सबके दरमियान सबके आउटसाइड में एक बॉर्डर दे दिया व्हाइट कलर का। तो ये देखिए मैंने होवर पे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक 2 पिक्सल सॉलिड। और क्योंकि 2 पिक्सल्स भी मुझे बहुत बड़ा लग रहा है, मैं 1 पिक्सल्स जो है वो सॉलिड और वाइट जो है वो बॉर्डर दे देती हूँ। देखें, अब वाइट 1 पिक्सल से थोड़ा सा छोटा अच्छा लग रहा है, 2 पिक्सल से बहुत बड़ा मोटा मोटा सा आ गया था। आप चाहे तो जितने पिक्सल देना चाहें वो आप दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है मैंने एक बैनर इमेजेस लिए, 4-5 इमेजेस जो हैं वो कॉपी किए हैं नेट से। आप भी कॉपी कर सकते हैं, फ्री इमेजेस से भी ले सकते हैं। तो जस्ट फॉर ये कि आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने जो है बैनर इमेजेस जो है वो कॉपी की हैं।
साइज जो है मैंने इसके अंदर फिक्स कर दिया है। अपना इस div का बॉक्स का साइज जो है जो मैंने रखा है उसी में जो है इसको फिक्स कर दिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो है सेकंड सेक्शन में आ जाते हैं और हम अपने सेकंड सेक्शन में आके क्या करते हैं कि ये सब हमने लोगो लगा दिया है। अब हम अपने सेकंड सेक्शन में आ जाते हैं। तो ये कंटेनर है, कंटेनर जो है मैंने इसका नाम रख दिया, आईडी मैंने इसकी कंटेनर रख दिया और कंटेनर के अंदर जो है मैंने इसकी विड्थ क्या रखी है, इस अपने इमेज की विड्थ रख दी है मैंने 80% और 70 व्यू हाइट रख दी है। जो इतनी इसके अंदर स्क्रीन पे नजर आ रही है 70% इसकी इसकी विड्थ हाइट रख दी है। तो विड्थ मैंने रखी है 80%। 80% यानी कि ये 10% मैंने इधर से लेफ्ट कर दिया और 10% इधर से लेफ्ट कर दिया। तो मैं यहाँ पे मार्जिन भी दे दूंगी कि मार्जिन लेफ्ट से 10% दे दिया तो वो आगे बढ़ जाएगा और 10% ऑटोमेटिकली जो है वो राइट साइड से भी, अगर ना भी दूं तो मैं लेफ्ट साइड से अगर मैं इसको 10% आगे बढ़ा रही हूँ तो वो इमेज जो है वो 80% है तो 80% आपकी 10% राइट साइड से ऑटोमेटिकली लेफ्ट हो जाएगी, रह जाएगा वहां पे स्पेस भी। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर दे दिया है सिर्फ शो कराने के लिए कि कितना बड़ा मेरा जो है वो ये मैंने बॉक्स बनाया था। और मैंने इसके अंदर बैकग्राउंड साइज यानी कि जो भी इमेज मेरे पास आती है मैं इसको स्ट्रेच करके मैंने इसको क्या कर दिया है, कवर कर दिया है। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट रख दी है। पोजीशन एब्सोल्यूट इसलिए रख दी है कि ऊपर से जो मेरे नैव बार बने हुए थे ये एक के ऊपर ओवरलैप ना हो जाए। तो उससे मैंने पोजीशन सबसे ऊपर से एब्सोल्यूट रख के टॉप से मैंने इसको 119 पिक्सल्स जो है वो नीचे कर दिया है। तो यहाँ देखें टॉप से यहाँ से 119 पिक्सल्स जो है मैंने इसको इस बॉक्स को नीचे कर दिया है। तो ये मेरा एक कंप्लीट बॉक्स बन गया है। इसके अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने 5 इमेजेस लिए हैं। 5 इमेजेस को मैंने क्या किया है ये 5 इमेजेस की मैंने जो है वो क्लासेस बना ली है। हर क्लास के अंदर सिर्फ बैकग्राउंड इमेज डाल दी है एक। क्लास 1, क्लास 2, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4, इमेज 5 के नाम से 5 क्लासेस मैंने ऑटोमेटिकली जो है वो अपने पास से जो है वो मैंने क्रिएट कर ली है। सीएसएस के अंदर मैंने 5 क्लासेस जो है क्रिएट कर ली है। ये रही मेरी 5 क्लासेस। हर क्लास के अंदर मैंने एक इमेज रख दी है। सेकंड क्लास में भी मैंने एक इमेज रख दी है, थर्ड क्लास में भी मैंने एक इमेज रख दी है, फोर्थ में भी एक इमेज रख दी है और 5 में भी मैंने एक इमेज रख दी है। यानी कि 5 इमेजेस जो है मैंने 5 क्लासेस के अंदर रख दी है। अभी मैंने इन क्लासेस को यूज नहीं किया है। अभी मैंने इन क्लासेस को यूज नहीं किया है। मैंने इसको क्लासेस बनाई है ताकि मैं जो हूँ इनको डायनामिकली यूज कर सकूं। और डायनेमिकली यूज कैसे कर सकते हैं कि जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर आएंगे और हम जब इस सेक्शन के अंदर आएंगे तो क्या होगा कि इस सेक्शन, ये रहा मेरा सेक्शन, बैनर इमेज का सेक्शन पे आ जाती हूँ मैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये बहुत अच्छी तरह मैं एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ आपको बैनर स्लाइडर, और आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे असाइनमेंट बना भी चुके हैं। इसमें क्या किया है कि मैंने पहले एक्सेस किया है इस पूरे बॉक्स को। कंटेनर जो था, कंटेनर जबकि मैंने आईडी दी थी उसको एक बॉक्स में मैंने करा और इसके अलावा मैंने एक इसके अंदर छोटे छोटे बटन रखे हैं ताकि जो इमेज पर मेरा जो है वो इमेज आए वो इमेज मेरी बटन से हाईलाइट हो जाए। तो ये बटन को मैंने क्या किया, एक स्क्वायर को बॉर्डर रेडियस 50% देके सर्कल बना लिया और इसके अंदर मैंने कलर रखवाए हैं। तो और ये इस तरह मैंने ये एरो का मैंने, या तो आप फॉन्ट ऑसम से एरो कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है मैंने एक HTML कोडिंग के जरिए जो है वो अपना जो है ये एरो पेस्ट किए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ HTML कोडिंग क्या है एरो की। सबसे पहले हम इस पे आ जाते हैं अपनी इमेजेस पे। तो इसमें मेरा जो है बॉक्स के अंदर कोई भी ज्यादा काम नहीं हुआ हुआ। HTML के अंदर सारा काम जो है मैंने इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर किया है। डायनेमिकली जो है वो इमेजेस को चेंज किया है। बटन के अंदर ही मैंने कोई भी कलर या कोई भी चीज नहीं रखी है। सिर्फ एक बटन क्रिएट किए हैं, 5 बटन, ताकि मैंने 5 पिक्स लिए हैं तो 5 बटन क्रिएट कर दिए हैं। ये बॉक्स 2 के अंदर रख दिया है डिव, और यहाँ जो मैंने ये कोड के जरिए जो है एरो क्रिएट किए हैं। लेफ्ट एरो जो है वो इस कोड के जरिए M% का साइन है, हैश का साइन है 10094 जो है वो लेफ्ट एरो क्रिएट हो रहा है, और राइट एरो जो है वो 10095 से राइट एरो क्रिएट हो रहा है। इसको मैंने एक डिव में रख दिया और डिव को जो है 50% जो है वो बॉर्डर रेडियस दे दिया है ताकि वो गोल सा मुझे एक गोल सा बटन नजर आए। तो इस बटन के
नाम मैंने ये रख दिए हैं। इस लेफ्ट और राइट को मैंने बॉर्डर सर्कल दे दिया है गोल, ये वाला। ठीक है, इसको मैंने एक गोल सर्कल दे दिया है। बाकी इसकी सीएसएस मैंने दे दी है। इसका फॉन्ट साइज जो है इसमें किस में यूज होता है, फॉन्ट साइज बड़ा छोटा करने के लिए। इन आइकन्स को फॉन्ट साइज से यूज करते हैं। बड़ा और छोटा, आइकन को बड़ा करना हो तो फॉन्ट साइज इसका बड़ा दे दें तो आइकन बड़े हो जाएंगे, छोटा देना हो तो फॉन्ट साइज इसको कम कर दें। इसके अलावा ये है कि मूव कर देंगे, यहाँ पर एरो मूव करेंगे। इसके लिए सारी जो है वो डायनामिकली जो है वो जावा स्क्रिप्ट यूज हुई है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैंने क्या किया है कि आपने जो है सबसे पहले क्या करना है कि अपनी जो है वो लेफ्ट बटन जब आपका प्रेस हो तो वहां पर एक फंक्शन लगा दिया है लेफ्ट का। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि जब मैंने यहाँ पे यूज किया है तो मैंने एक लेफ्ट फंक्शन यूज किया है कि जब मैं लेफ्ट पर क्लिक करूँ तो एक लेफ्ट फंक्शन यूज हो, अगर मैं राइट बटन पर क्लिक करूं तो राइट फंक्शन जो है मेरा कॉल हो। तो मैंने यहाँ पर कॉल लगाई है लेफ्ट फंक्शन और राइट फंक्शन को। जब मैं राइट लेफ्ट फंक्शन को स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट फंक्शन को जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो लेफ्ट फंक्शन में क्या हुआ है कि जावास्क्रिप्ट पे आते हैं। जब मेरे लेफ्ट फंक्शन पे लेफ्ट एरो पे क्लिक करूंगी तो लेफ्ट फंक्शन कॉल होगा। जब कॉल होगा तो जब मैं इसके अंदर सबसे पहले जो है इमेज में 1 रखवा देती हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिकली सबसे पहले मैंने क्या किया है, 1 इमेज जो है 1 रखवा दी है। तो अगर मेरी इमेज 1 है तो क्या करें कि जब मैं लेफ्ट पे क्लिक करूं तो मेरी इमेज जो है वो 5 हो जाए, यानी कि ऑटोमेटिकली बैक साइड पर आ जाए। और बटन के अंदर जो कलर है वो मैंने डायनेमिकली जो है वाइट से येलो करा दिया है। ठीक है, वाइट से मैंने क्या करा दिया है, बटन का कलर येलो करा दिया है। इसी तरह मैंने यहाँ पर जो है बटन के, ये बटन जो था मेरा एरे था, बटन क्या थे 5 थे। तो जब मैं इसको लूंगी किसी एलिमेंट के अंदर एक्सेस करूंगी तो ये मेरा क्या है, बटन सिलेक्टर ऑल। ऑल का मतलब है जितने भी बटन हैं वो तमाम इस बीटीएन में आ जाएंगे। और बीटीएन 0 क्या है, एक एलिमेंट है। बीटीएन 1 2 3 बीटीएन 4, यानी कि 5 मेरे बटन थे तो 5 जो है एक यहाँ पर बीटीएन 5 भी आएगा मेरा एरे। तो यहाँ पर जो है मेरा 4, सॉरी 4 तक आएंगे, 0 to 4 जो है 5 एरे मेरा बन गया है। बीटीएन 0 पे मेरा जो है पहला वाला बटन आएगा, बीटीएन 1 पे दूसरा वाला बटन, बीटीएन 2 पे तीसरा, बीटीएन 3 पे चौथा और बीटीएन 4 पर इंडेक्स 4 पर, ये इंडेक्स नंबर है, इस 4 पर जो है मेरा 5 वाला बटन आएगा। ये वाले बटन आएंगे मेरे जो यहाँ पर नीचे आपको दिए गए हैं, ये वाले 5 बटन। तो अब मुझे जब कलर चेंज करना होगा तो मैं इसी बीटीएन के हिसाब से करूंगी कि बीटीएन 3 को मैं कलर करना चाहती हूँ तो 3 को कलर कर दूं। अगर मैं लेफ्ट एरो पे जा रही हूँ, देखिए मैं लेफ्ट पे आ रही हूँ तो यहाँ पर ये इस तरफ मोड़, इस तरफ मूव कर रही है स्लाइड, इस तरफ आ रही हूँ तो इस तरफ। ये मैंने बहुत कंप्लीटली जो है ये पूरा स्टेप प्रोसेस जो है वो मैं सिखा भी चुकी हूँ, हर स्टेप बाय स्टेप। तो क्या होगा, जब लेफ्ट पे जाऊंगी इसी तरह 1 पे आए, अगर 1 इमेज है तो इमेज को 5 कर दे और इस तरह जो है वो वाइट कर दे, प्रीवियस वाले को वाइट कर दे और नेक्स्ट वाले को येलो कर दे। जिसपे ये मौजूद है इमेज उसको येलो करवा दिया है मैंने। इसका स्टाइल किस तरह, जब हम किसी बटन को डायनामिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर चेंज करते हैं उसकी स्टाइलिंग, उसके ऊपर सीएसएस अप्लाई करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, डॉट स्टाइल। जिस तरह हम सीएसएस के अंदर स्टाइल टैग यूज करते हैं तो इसके अंदर हम स्टाइल मेथड यूज करते हैं। तो डॉट स्टाइल, फिर इसके साथ बैकग्राउंड कलर। वहां पर हम बीच में हाइफन यूज करते थे, लेकिन जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारी कैमल केस है। जब हम 2 वर्ड लिखते हैं तो सेकंड वर्ड जब स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेटर से, इसको हम क्या कहते हैं, कैमल केस कहते हैं। तो हम बैकग्राउंड कलर को किस तरह लिखेंगे, बैकग्राउंड हाइफन नहीं लगाएंगे बल्कि बैकग्राउंड कलर में सी को कैपिटल कर देंगे तो बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया है, सेट एट्रीब्यूट करा है, क्लास लगाई है, इमेज 5 लगा दी है और इमेज 5, इमेज के अंदर इमेज 5 डाल दिया है हमने। यानी कि हमने क्लास इसके अंदर सेट कर दिया इमेज 5। जो क्लासेस हमने जो है सीएसएस के अंदर बनाई थी 1 2 3 4, अब उनका यूज हो रहा है। अब हमने क्या किया है, इसको क्लास 5 डाल दिए, इमेज 5 डाल दी है, क्लास सेट कर दिए। यानी कि इस एट्रीब्यूट पर बॉक्स पर, यानी कि जो मेरा बॉक्स बना हुआ था 80%, जो मैंने इसकी विड्थ दी थी और 70 वीएच जो है मैंने इसकी हाइट दी थी, इतना बड़ा बैनर का इमेज बनाया था, बॉक्स बनाया था। इस बॉक्स के अंदर मैंने इमेज डाल दी है 5, यानी इसकी क्लास जो है मैंने 5 सेट कर दी है। अब जो है अगर मैं देखती हूँ कि मेरा अब जो है वो मैं दोबारा क्लिक करती हूँ लेफ्ट पर तो क्या होगा, इमेज में मेरे 5 आया हुआ होगा। और जब मेरे इमेज में 5 आएगा तो इसके अंदर इमेज जो है चेंज कर दे, एट्रीब्यूट को क्लास जो है वो मेरी क्या कर दे,
इमेज 4 डाल दें और इसी तरह इमेज 4 जो थी वो बटन 4 जो था मेरा बटन 3 के अंदर था, बटन 3 को मेरा येलो कर दे और बटन 4 को मेरा व्हाइट कर दे, यानी कि बटन 4 जो पहले येलो था, मैंने बटन 4 को येलो कराया था, वो ऑटोमेटिकली मैंने उसको व्हाइट करवा दिया और दूसरे वाले उसके बराबर वाले बटन को येलो करा दिया। तो इसी तरह ये जो पूरा प्रोसेस चलता जाएगा यहाँ तक, ये पूरा 5 प्रोसेस चल जाएगा। इसी तरह राइट के अंदर भी मैंने यही किया है कि इमेज अगर 1 है तो आप क्या करें, उसके अंदर इमेज 2 डाल दें और इसके अंदर इमेज वेरिएबल के अंदर भी 2 डाल दें, ताकि आगे जो है वो आपको चेक करने में आसानी हो। दोबारा जब आप क्लिक करेंगे तो उस वक्त आपके पास इमेज 2 होगी, तो वो डायरेक्ट यहाँ पर होगी और यहाँ से आप देखेंगे कि अगर 2 के बराबर है तो उसके अंदर इमेज 3 डाल दें और यहाँ पर भी उसके बटन के कलर्स जो है पिछले वाले को व्हाइट कर दें, जो आपका करंट इमेज आ रही है उस वाले यानी कि 3 इमेज जो है बटन 2 के अंदर आएगी। तो वो जो है आप किस में डाल दें, येलो, इसमें उसमें येलो कलर कर दें या कोई भी कलर, गोल्डन कलर कर दें, जो भी कलर करना चाहें वो कर दें और बाकी इमेज 3 कर दें। इसी तरह जो है वो आपका ये पूरा इमेज स्लाइडर जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैंने एक और चीज लगाई है, वो ऑटोमेटिकली जो है आपकी स्लाइड जो है मूव कर रही है। ऑटोमेटिकली मैंने लेफ्ट साइड पे मूव करवाई है। सेट इंटरवल लगाया है, इसके अंदर मैंने एक एरो फंक्शन क्रिएट किया है, मैं ये करके दिखा देती हूँ। और एरो फंक्शन में क्या होता है, पहले एक कॉल बैक फंक्शन लगता है और बाद में क्या होता है कि आपको जो है वो एक टाइमर लगाना होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपने एक टाइमर लगा दिया, ये इस तरह है, मैंने एक ही लाइन में लिख दिया था। तो ये पहले मैंने एक कॉल बैक फंक्शन लगाया है, इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया है, एक लेफ्ट फंक्शन जो ये वाला फंक्शन था वो कॉल कर दिया है। हर 3 सेकंड 3000 ms का मतलब मिली सेकंड का मतलब क्या होता है कि 1000 मिली सेकंड बराबर होता है 1 सेकंड के। तो 3 सेकंड के बाद जो है आपकी पिक्चर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर वो लगा दिया, देखिए कि मेरी ऑटोमेटिकली 3 सेकंड के बाद जो है पिक्चर जो है चेंज हो रही है, 1 2 3 चेंज हो जाएगी, 1 2 3 3 के बाद चेंज हो जाएगी, 3 सेकंड लग रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको कम भी कर सकती हूँ, 1 सेकंड, या तेज तेजी से मूव करेगी, 1 सेकंड यानी कि एक एक सेकंड के बाद मूव करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक एक सेकंड के बाद ये मूव हो रही है, ये बहुत तेजी से मूव हो रही है। तो आप चाहे तो इसको 1 सेकंड कर दें, 3 सेकंड कर दें, 5 सेकंड का डिले लगा दें, जितना आपको दिल चाहे आप उतने लगा सकते हैं। तो ये मेरा था इमेज सेक्शन। इसके बाद मैंने लगाया है काउंट डाउन टाइमर। मैंने अपनी 20% ऑफ की लगाई है, यहाँ पर मैंने 25% ऑफ लिख देती हूँ। अब आ जाते हैं हम अपने इंडेक्स पर। अब यहाँ पर खत्म हो गया हमारा इमेज स्लाइडर। तो अब हम आ जाते हैं हम अपने थर्ड सेक्शन पे, वो है हमारा बैनर के बाद है काउंट डाउन। यहाँ पर हमारा आ जाता है काउंट डाउन सेक्शन। काउंट डाउन में मैंने क्या किया है कि एक अपनी डिव ले ली है, डिव के अंदर मैंने उसके अंदर एक कलर ले लिया है मैरून ब्लैक, और जो है वो मैंने CSS से सेट कर दिया है, अपना स्टाइलिंग सेट कर दी है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पे हटा देती हूँ जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो मैंने लगा के चेक की होंगी। तो सबसे पहले क्या किया, एक सेल की क्लास बना लिया, उसके अंदर धमाका ऑफर टेल 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 या धमाका ऑफर 20% ऑफ। ठीक है, धमाका ऑफर 20% ऑफ लिख देते हैं, पूरा नहीं लिखा हुआ, तो 20% ऑफ टेल कब तक। उस दूसरे में मैंने क्या किया, एक दूसरे डिफ के अंदर डेट डाल दी है और डेट मैंने कहा जावा स्क्रिप्ट के अंदर लिखी हुई है, वो यहाँ पर डेट आ जाएगी। अब ये देखिए कि मैंने यहाँ पर लिख दिया धमाका ऑफर 20% ऑफ टिल 30th में, 30th THP लगाना था यहाँ पर। तो TH लगाने के लिए आप लोगों को पता है, आपने HTML में बहुत अच्छे तरीके से सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट पढ़े होंगे, तो वो आप लगा दीजिएगा, 30th THP लगा दीजिएगा। इसके साथ ऊपर जाना, ऊपर लगाना तो सुपर स्क्रिप्ट के अंदर TH लिखिएगा तो ऊपर आ जाएगा, और नीचे लिखेंगे तो सब स्क्रिप्ट के अंदर आ जाएगा नीचे। तो 30th में 2024 टाइम पूरा ये आ रहा है। इसके बाद जो है वो मैंने यहाँ पर 3 इनपुट लिए हैं, 4 इनपुट लिए हैं, और ये इसके लेबल। ठीक है, इनपुट के साथ इसके लेबल ले लिए हैं, डेज, आवर्स, मिनट्स और सेकंड। तो ये मैं दिखा देती हूँ। काउंटडाउन टाइमर भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ। तो मैंने क्या किया है, इसके अंदर जो है वो 4 इनपुट ले लिए, ये रहे, एक डेज का इनपुट लिया है, उसके ऊपर लेबल लगा लिया है डेज का, और BR टैग से उसको नीचे कर दिया है। और इसके अंदर फर्स्ट वैल्यू 00 रखी है कि अगर मेरे पास कोई भी टाइम ना हो तो 00 ही आए।
तो सेकंड में मैंने लेबल लिया है आर्ट्स का, तो HRS लिख दिया है और एक इनपुट ले लिया है, इसकी आईडी CINP लिखी है ताकि मैं इसको डायनामिकली वहां से यूज कर सकूं जावास्क्रिप्ट से। तो मैंने वहीं से जो है तमाम वैल्यूज इसके अंदर डाली है। अभी तो फिलहाल 000 रखी है, जब फर्स्ट टाइम 00 है। अगर देखिए जावास्क्रिप्ट के अंदर आ जाते हैं, काउंटडाउन टाइमर के अंदर अपने, ये मेरा बैनर सेक्शन था, बैनर सेक्शन खत्म होगा तो मेरा काउंटडाउन टाइमर सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये रहा काउंटडाउन। ई डेट के अंदर मैंने जो है वो अपनी डेट रखी हुई है, ये वाली डेट रखी है, ठीक है। ये मैंने डेट रखी है, इसके अंदर जो है मैंने यहाँ पर क्या किया है, डेट के इनर HTML के अंदर, इनर टेक्स्ट के अंदर जाकर ये वाली डेट जो है उसके अंदर पुट करा दी है। तो जहाँ पे देखें, यहाँ पर जो है एक मेरा वेरिएबल था, उसके अंदर ये डेट जो है वो यहाँ पर आकर फिक्स हो गई है, शो हो गई है आपको। इसके यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ था, सॉरी एक एलिमेंट बनाया हुआ था, उसके अंदर जो है मैंने ये डेट रखवा दी है। इसी तरह इनपुट का ये देख लीजिए कि मैंने क्या किया है कि सबसे पहले डेट का एक फंक्शन कॉल किया है जो कि हमारा ऑटोमेटिकली चलेगा, करंट डेट हमारी लेकर आएगा न्यू में, और जो क्या करेगा एंडिंग डेट को चेंज करेगा इस फंक्शन में। फिर करंट डेट आएगी आपकी डेट के फंक्शन से, तो इस मेथड में चेंज हो गया। फिर हमने क्या किया, डिफरेंस निकाला है एंडिंग डेट से करंट डेट को माइनस करके, डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि 1 सेकंड मिली सेकंड में हमारा आंसर आ रहा है, तो हमने इसे 1000 में डिवाइड कर दिया है। अब हमने ये देखना है कि अगर 0 से छोटा हो तो हमारा टाइमर ना चले, हमें रिटर्न कर दे। ये फंक्शन हमारा काउंटडाउन क्लॉक का फंक्शन जो है वो चल रहा है, ये हमने कॉल करवाया है अपने HTML के अंदर। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले काउंटडाउन का फंक्शन जैसे ही मैंने यहाँ स्टार्ट किया है तो मैंने यहाँ पर काउंटडाउन का फंक्शन कॉल किया है, ठीक है। अब ये फंक्शन जो मैंने कॉल किया है यहाँ पर, तो इसके अंदर क्या किया है कि आपका जो है वो क्या करना है कि फर्स्ट टाइम क्या रखना है 22, यानी कि डेट आपकी कैलकुलेशन की है यहाँ से जावा स्क्रिप्ट के अंदर मैंने कैलकुलेशन की है कि अगर मेरी वैल्यू 000 हो जाए, यानी कि चारों में 0 हो जाए, मेरी एंडिंग डेट आ जाए, यानी कि मेरी इस वक्त क्या हो रही है 4/5 हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर 4 में कौन सी डेट है 5 में और 4/5 लिख देती हूँ, यानी कि ये टाइमिंग पूरी खत्म हो जाएगी, यहाँ पर 0000 आ जाएगा। तो इसके बाद ये माइनस में चलना शुरू हो जाता है। मैं इसके कम्प्लीटली आपको बता चुकी हूँ, ये माइनस में शुरू हो जाएगी 0 के बाद। वो क्योंकि काउंटडाउन टाइमर चल रहा है वो पीछे ले जाएगा, माइनस में ले जाएगा डेज को। तो हम माइनस में, जैसे ही 000 चारों में 00 आ जाए तो वो स्टॉप हो जाए और वो मेरी जो है वो रिटर्न कर दे। तो यहाँ पर ये मैंने एक चेक लगा दिया है कि जैसे ही वो तमाम 0 से वैल्यू जो है 0 तक आ जाती है, 0 से कम होना शुरू होती है, तो फौरन क्या करे कि रिटर्न कर दे, मुझे 0 पे स्टॉप कर दे। इसके बाद ये मैंने आर की कैलकुलेशन की है और इसको जो है मैंने इनपुट जो है मैंने ये एलिमेंट जो है इनपुट का एरे, एरे क्या था, ये एक एरे इनपुट जो है मेरे पास 4 थे, तो चारों जो है वो मैंने एक वेरिएबल में ले लिए। तो अब ये मेरा क्या हो गया, इनपुट, इनपुट 0 इंडेक्स पर एक एलिमेंट आ जाएगा, इनपुट 1 इंडेक्स पे इसी तरह मेरा एक एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ इस तरह जो है वो मैं यहाँ पे वो कर देती हूँ, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3 तक मेरे जो है वो चारों इनपुट आ जाएंगे, 0 1 2 3, ये के एरे के अंदर 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, तो 3 तक आपके 4 इनपुट आ जाएंगे। तो 0 इंडेक्स पे मैंने आर की कैलकुलेशन कराई है और आर की कैलकुलेशन के बाद जो है वो मैंने 1 इंडेक्स इसकी वैल्यू मैंने जो है वो यहाँ पर पुट कर दी है। इसके बाद मैंने किसकी कराई है, मिनट्स की, आवर्स की, डेज की कराई, सॉरी, फिर आवर्स की कराई, फिर मिनट्स की कराई, फिर सेकंड की मैंने ये कैलकुलेशन कराई और इसको जो है वो अपने इनपुट्स के अंदर रख दिया। और यहाँ मैंने टाइमर लगा दिया 1 सेकंड। 1 सेकंड के बाद जो है मेरी वैल्यू चलती, जिस तरह आपकी घड़ी चलती है इसी तरह 1 सेकंड के बाद मैंने इसीलिए यहाँ पर 1 सेकंड लगाया है क्योंकि ये 1000 मिली सेकंड है। तो 1000 यहाँ पर पहले मैं वो लगा देती हूँ, 1000 मिली सेकंड जो है हमारे बराबर होते हैं, किसके बराबर होते हैं, 1 सेकंड के बराबर होते हैं। तो हर सेकंड के बाद जो है मेरा टाइम चेंज हो, तो यहाँ पर देखिएगा कि हर सेकंड के बाद मेरा टाइम चेंज हो रहा है। ये देखिए 18 17 16 15 14, और जैसे ये काम 60 तक होता है तो फिर ये वाला चेंज हो जाएगा, एक नंबर 17 हो जाएगा। देखिए अब ये 0 पर आएगा, 0 के बाद 60 से फिर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ये देखिए
ये देखिए ये 17 हो गया और 59 से फिर काउंटिंग शुरू हो गई है। 60 सेकंड पूरे होंगे तो ये 16 हो जाएगा। इसी तरह ये पूरा 1 घंटा 60 मिनट होंगे तो ये एक 22 आवर्स में चेंज हो जाएगा। इसी तरह 24 आवर्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो ये डे जो है मेरा एक कम हो जाएगा और 21 डेज हो जाएंगे। 30 मई तक आने के लिए अभी मेरे पास 22 डेज हैं। तो ये था मेरा काउंटडाउन टाइमर। काउंटडाउन टाइमर के बाद जो है अब हम आ जाते हैं दोबारा हमने क्या करा था। ये मेरा काउंटडाउन टाइमर है, ये 4 मेरे लेवल हैं। इसके बाद मेरे शॉपिंग सेक्शन है। शॉप सेक्शन में तो बहुत आसान सा है कि मैंने एक डिव ले ली और डिव के अंदर 3 चीज़ें रखवा दी। डिव के अंदर मैंने क्या करा है, शॉप सेक्शन में आ जाते हैं। शॉप सेक्शन में यहाँ मैंने एक हेडिंग दे दी H1 या H2 आई थिंक H3, इस तरह की मैंने कोई हेडिंग दे दी है। और इसके बाद जो है मैं शॉप सेक्शन में आई हूँ और मैंने जो डिव है अपने डिव के अंदर 3 चीज़ें या 4 चीज़ें रख ली हैं। एक एक डिव के अंदर जो है मैंने आपकी इमेज रखी है डिव के अंदर। फिर मैंने जो है एक पैराग्राफ का टैग रखा है जिसमें प्राइस रख दिए हैं। इसके अलावा एक और पैराग्राफ है जिसके अंदर मैंने ये छोटे छोटे स्टार्स कॉपी कर लिए फॉन्ट ऑसम से। उसके बाद जो है मैंने क्या किया है कि बाय नाउ का एक बटन जो है वो क्रिएट करके यहाँ पे रख दिया है। तो अब जो है ये सिर्फ और सिर्फ मैंने जो है जिस तरह सीएसएस के अंदर क्रिएट करते हैं मैंने इसका बॉर्डर दे दिया है, बॉर्डर रेडियस पिक्चर का भी दे दिया है ताकि वो जो है इसके साथ फिक्स हो जाए। और इसका मैंने क्या कवर दे दिया है कंप्लीट 100% जो है ये पिक्चर जो है मेरी इसके ऊपर सेट हो जाए। तो मैंने इसको भी इसका 100% दे दिया है इस डिव का। यहाँ पर जो है इसकी विड्थ 100% दे दी है, कंप्लीट यहाँ तक हो गया। इसके अलावा मैंने यहाँ पर बॉर्डर शेडो दिया है ताकि मुझे थोड़ा सा खूबसूरत लगे, ब्यूटीफुल बनाने के लिए सीएसएस के मैंने बॉर्डर शेडो दे दिए हैं सबके। तो इसी तरह मैंने ये शॉप सेक्शन में ये देखिए मैंने 3 1 2 3 6 वुमेन के लिए बनाया है, वेमेन के लिए, मैन के लिए, कपल्स की वॉचेस रखी है। इसके अलावा गिफ्ट आइटम्स में रख सकते हैं और वॉचेस कपल्स की 2 दफ़ा आ गई, चले कोई बात नहीं। इसके अलावा किसी और चीज़ की गिफ्ट आइटम भी रख सकते हैं। यहाँ पर आप चेंज करके गिफ्ट आइटम भी रख सकते हैं अपने। तो और इसके अलावा जो है यहाँ पर एक छोटा सा जो है मैंने ये किस तरह लगाया है ये आपको मैंने पढ़ा चुकी हूँ। तो ये मैंने देखें सीएसएस के जरिए थ्रू लगाया है, इसमें जेएस का कोई काम नहीं था। सीएसएस में मैंने क्या किया है आपको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, शॉप सेक्शन हमारा कंप्लीट है। इसके अंदर तमाम सीएसएस इस्तेमाल की हुई है और मैंने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया है, की फ्रेम यूज़ किया है। की फ्रेम मैंने किस लिए यूज़ किया है, एनिमेशन के लिए यूज़ किया है। ठीक है, की फ्रेम मैंने किस लिए यूज़ किया है, एनिमेशन के लिए। और की फ्रेम का नाम मैंने क्या पहले क्या रखा था आपका, यहाँ पर एनिमेशन नेम रख दिया था। उसी एनिमेशन नेम को मैंने चलाया है। यहाँ मैंने टू एंड फ्रो रख दिया, आगे पीछे मूव कर रहा है। एनिमेशन का ड्यूरेशन मैंने 6 सेकंड, एनिमेशन डिले, एनिमेशन आइटरेशन काउंट इनफाइनाइट रख दिया, यानी कि ये रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा। और ये ऑल्टरनेट यानी कि ऑल्टरनेट डायरेक्शन ये होगी, पहले यूं चलेगा राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, फिल मोड भी मैंने ऑल्टरनेट रख दिया है। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन ईज इन एंड ईज आउट, ये मैंने बहुत अच्छी तरह बताया। ईज इन का मतलब ये होता है हल्के से स्टार्ट हो, हल्के से ही जो है वो एंडिंग हो। या एक होता है कि ईज ऑल आउट, इस तरह बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर अगर आप इसको इरेज करके देखें तो खुद ही सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर ईज लिखती हूँ या यहाँ पे एक कॉलम का साइन लगाती हूँ तो इसके अंदर जो है मेरे बहुत सारे ये देखें सारे आ गए। ईज इन भी आ सकता है, ईज इन आउट भी आ सकता है, ईज आउट भी आता है, स्टेप एंड भी आता है। ये डिफरेंट जो है वो स्टेप्स हैं जिसको जो है वो कवर किया गया है, ईज इन ईज आउट। ठीक है, हल्के से स्टार्ट होगा और हल्के से जो है वो एंडिंग हो जाएगा। तो ये मैंने ये यहाँ पर 4 फ्रेम लगा दिए कि 0% पे मेरा जो है वो राइट से 0, टॉप से भी 0 होगा। 25% पे टॉप से 0 और राइट से 100 पिक्सल्स जो है वो मेरा आगे मूव करेगा। 75% पे 0 जाएगा और राइट पे 275% यहाँ पर हो जाएगा। और फिर जो एंडिंग वाला है वो 0 पिक्सल और 380 पिक्सल्स रख दिया है, या 100% पे मेरा यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये मेरा ये हो गया। इस तरह ये मैंने एक डिव के अंदर एलिमेंट्स रख दिए हैं और उसको यूं मूव करा दिया है। इसके बाद जो है वो एक मैंने छोटी सी डिव बनाई है जिसके अंदर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रख दी है। यहाँ पर आप सर्च का ऑप्शन भी रख सकते हैं, अपने वाले भी ऑप्शन ऑप्शन रख सकते हैं कोई भी। इसके बाद जो है वो आपने एक अपना लोगो लगाना है, एंडिंग रखना, फुटर बना दिया है कंप्लीट।
कि आप कोई ऑर्डर करें तो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी, इसके अंदर सिटी भी रख सकते हैं, एरिया, सिटी, कंट्री, ये डिफरेंट जो है वो ऑप्शन आप इसके अंदर रख सकते हैं और सबमिट करा सकते हैं। या बैंक डिटेल है कि कौन कौन से बैंक से आप ऑर्डर करवा सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट किस किस ये डिफरेंट फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं, व्हाट्सएप का भी लिख सकते हैं, ट्विटर का भी लिख सकते हैं, लिंक्डइन का भी, जहाँ का भी है। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ये मैंने फुटर कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद जो है मैंने एक कॉपीराइट का जो है वो मार्क्यू के ज़रिए, जो एचटीएमएल का एक टैग था मार्क्यू, उसके ज़रिए मैंने इसको मूव करा दिया है। तो ये था मेरा, यहाँ पर मेरा तमाम काम हो गया। सिर्फ अब एक चीज़ रह गई है, वो है यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करूँ तो मेरा क्या हो कि 10,000 जो है मेरे किसी वेरिएबल में सेव हो जाए। यहाँ पर मैं एक फंक्शन लगाया है कार्ट का, या मेरे ख्याल है माई फंक्शन का। अभी मैं चेक करती हूँ कि मैंने, जब मैं इसके अंदर जावा एचटीएमएल के अंदर जब मैं इस पे क्लिक करूँगी बटन पर, ये स्टाइल, ये सब मैंने आइकन जो हैं ये सब उसके हैं। इतना ज़्यादा वर्क इसलिए लग रहा है कि तमाम जो है मैंने रेड कलर के आइकन्स दिए हुए हैं, किसके, स्टार्स के। तो यहाँ पर जो है वो जब मैं ऑन क्लिक करूंगी तो मैंने एक कार्ट का बनाया है, क्या बनाया है, फंक्शन बनाया है। उसके अंदर जो भी वैल्यू जो होगी, जिस जिस की चीज की वैल्यू होगी, वो वैल्यू मैंने इसके अंदर पास कर दी है। यानी कि अगर मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूंगी तो 10,000 जो है मैंने इस फंक्शन के अंदर पास कर दिया है। अगर मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूंगी तो इसके अंदर मैंने पैरामीटर क्या सेंड करा है, 17,000। अगर मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूंगी तो मैंने यहाँ पर फंक्शन के अंदर पैरामीटर 15,000 पास कर दिया है। देखिए ये वाला जो था, इसकी इसकी प्राइस थी 10,000। तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी तो बटन क्लिक जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूंगी, इसको मैंने एक आईडी बाय दे दी है, उसकी सेटिंग कर दी है थोड़ी सी सीएसएस के अंदर। और जब मैं इसको फंक्शन को कॉल करूंगी तो इसके अंदर मैंने क्या किया है कि इसकी वैल्यू हमें 17,000 रुपीज थी या डॉलर थी, जो भी था वो मैंने 17,000 दे दी, ताकि मैं इसके अंदर कैलकुलेशन करा सकूं। और इसके बाद जो है सेकंड वाली जो है वो मेरी कितने की थी, 15,000 की वॉच थी। तो मैंने क्या किया है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो 15,000 मैंने लिखकर इसके अंदर पैरामीटर सेंड कर दिया है। फंक्शन है, फंक्शन के अंदर पैरामीटर मैंने सेव सेंड कर दिया है। इसके बाद मैंने थर्ड वाली जो है, जिस तरह देख लें, इस पे मैंने 10,000 पास किया है। इसी तरह हर बटन पे मैंने जो है वो डिफरेंट जो है वैल्यूज जो है वो 15,000, अच्छा इसके अलावा और 50,000 इस वाले पर पास कर दिया है। जिसकी जितनी प्राइस है वो मैंने बटन के साथ जो है एज अ पैरामीटर, ये 45,000 जो है वो मैंने पास कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आके देखते हैं कि मैंने जब ये बटन में क्लिक करूंगी तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मेरा क्या होगा कि एक अलर्ट होगा। जैसे ही मैंने इसको अंदर पास किया तो यहाँ पर मेरे पास अलर्ट आया, नजर आ रहा है आप लोग को, एडेड 10,000 इन योर कार्ड, योर टोटल अमाउंट इज 10,000। ठीक है, यहाँ इसने कैलकुलेशन भी कर दी, यहाँ मुझे बता दिया कि यहाँ मैंने इस पे क्लिक कर दिया बाय नाउ पे, तो इसने मेरे कार्ड के अंदर इसको 10,000 ऐड कर दिए और मेरी अमाउंट इस वक्त क्या है, 10,000। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेती हूँ ताकि आपको नजर आए। अब मैं 17, मेरे फर्स्ट 10,000 था, अब मैं 17,000 पे क्लिक करूंगी तो उसने क्या किया, एडेड 17,000 इन योर कार्ड और योर टोटल अमाउंट इज 27,000। यानी कि इसने 10,000 ये भी प्लस कर दिए, 17,000 ये भी प्लस कर दिए। इसके अलावा अगर मैं किसी और वाली वॉच पे जाऊं और देखते हैं कि उसमें मैंने कोई हाई अमाउंट लिखी हुई है, अब 45,000 लिखी हुई है। ठीक है, अभी 27,000 ऑलरेडी मेरे पास मेरी अमाउंट हो गई थी कार्ड के अंदर। अब मैं देखते हैं कि मेरे कार्ड के अंदर उसमें कार्ड के अंदर मेरे कितनी है, 45,000 इसने जो है ऐड कर दिया। तो मेरी टोटल अमाउंट क्या बन गई है इस वक्त, 72,000 बन गया है मेरा अमाउंट। इसी तरह ये ऐड होता जाएगा। ये किस तरह होगा कि मैंने क्लिक किया और इसके अंदर ये वाली अमाउंट जो है इसके अंदर जो है ऑन क्लिक के अंदर पैरामीटर एज अ पैरामीटर सेंड कर दिए। अब वहां पर क्या काम किया है, तो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर आते हैं और दिखाते हैं कि हमने वहां पर सिंपल सी एक लाइन में मैंने काम किया है। तो हम सबसे ऊपर वो है कार्ड का ऑप्शन, तो सबसे ऊपर जो है वो, हाँ जी, सबसे ऊपर जो है मैंने किया है, ये तो भी फिलहाल मेरे इसकी जरूरत नहीं थी, यहाँ पे ठीक है। हाँ जी, सबसे ऊपर मैंने क्या किया है, मैंने क्या कार्ड का ऑप्शन
ये रहा मेरा कार्ड का ऑप्शन, ठीक है। ये वाला सिर्फ इतना सा 3 लाइनों का काम किया है मैंने। क्या किया, एक वेरिएबल बनाया है टोटल, इसमें मैंने जीरो अमाउंट फर्स्ट टाइम जो एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया, उसके अंदर जीरो अमाउंट रख दिया, ठीक है। अब जो अमाउंट मेरी आएगी, कोई सी भी अमाउंट, जैसे 50,000 अगर मैं क्लिक कर रही हूँ कार्ट वाले फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, कॉल करने के साथ मैं 70,000 भेज रही हूँ। 70,000 मेरे प्राइस में आई है। फर्स्ट टाइम क्या होगा, फर्स्ट टाइम मैंने 10,000 वाली प्राइस भेजी थी वॉच की, तो 10,000 प्लस जीरो, तो क्या हो गया, टोटल के अंदर मेरे कितने आ गए, 10,000। फर्स्ट टाइम जो है मेरे 10,000 आए थे। एक दफा क्लियर करके मैं दिखा भी देती हूँ कि फर्स्ट टाइम मेरे जो है, दोबारा से करते हैं, फर्स्ट टाइम जो है कोई सी भी अमाउंट ले लेते हैं, दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। फर्स्ट टाइम मेरी इसकी अमाउंट कितनी आ गई, 50,000 आ गई, ठीक है। फिर ये देखा 50,000 ऐड किया और मेरी टोटल अमाउंट कितनी आ गई, 50,000 आ गई। तो अब मैं यहाँ पर आ रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने 50,000 इसके अंदर भेजा, 50,000 प्लस जीरो, तो टोटल के अंदर मेरा 50,000 आ गया। टोटल के अंदर मेरा सेव रहेगा, इस वेरिएबल के अंदर मेरी अमाउंट सेव रहेगी। जब जब मैं करूंगी, अब 50,000 इसके अंदर आ गई। दूसरी मैंने वॉच प्राइस जो है वॉच सेलेक्ट की, उसकी प्राइस मैंने 10,000 वाली प्राइस जो है वो वॉच सेलेक्ट की है, 10,000 वाली। तो 50 10 कितना हो जाएगा मेरा, 60 हो जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर मेरा 50 ऑलरेडी था, 10 मेरी इसकी प्राइस जो है, जब मैंने बटन पे क्लिक किया तो 10,000 जो है वहां से मेरी अमाउंट आई है। 10,000 50,000 मेरी क्या हो जाएगी, टोटल के अंदर 60,000 हो जाएगी। और यहाँ मैंने एक अलर्ट करा दिया है टेम्पलेट लिटरल के अंदर, पहले मैंने प्राइस लिखवाई है जो प्राइस मेरी आई थी, और टोटल भी मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है। तो अब मैं 10,000 वाली वॉच को सिलेक्ट करते हैं। अभी मेरे पास 50,000 मेरी जो है वो उसके अंदर है, तो अब मैं 10,000 वाली पे आती हूँ। 10,000 वाली सिलेक्ट की, तो यहाँ पर मेरा अमाउंट कितना हो गया, 60,000। कितना हो गया, 60,000। तो यहाँ सिर्फ एक दो लाइनों की मैंने कैलकुलेशन कर दी है कि जो मैंने अमाउंट भेजी है बटन के साथ, उसको जो है प्रीवियस अमाउंट में प्लस कर दे, ठीक है। तो अब मेरी अमाउंट 60,000 जो है उसने टोटल में 60,000 मेरी प्रिंट करके दे दिया। और करंट अमाउंट जो आई थी मेरी 10,000 आई थी, पिछली 50,000 थी। सिंपल सा ये था। और इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पर एक और चीज बनाई थी, यहाँ पर मैं इसको वापस छोटा कर लेते हैं, 100% पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ 100% पे आ गए, हमने इसको बड़ा किया था। इसके बाद मैं सबसे ऊपर एक कार्ड का जो है फॉन्ट ऑसम से जो है ट्रॉली ले ली है। तो इस ट्रॉली के अंदर जो है वो मैं क्लिक करती हूँ, तो क्या होगा, इसके मैंने फंक्शन जो है पीछे जो है मैंने एक फंक्शन जो है कॉल कराया है माई कार्ड के नाम से। माई कार्ड में भी सेम वही 2 लाइनों का फंक्शन है, योर टोटल अमाउंट इज 60,000, डू यू वांट टू प्रोसीड, यस एंड नो। इस अलर्ट को मैं किसी वेरिएबल में सेव करा लूंगी। अगर यस करना है तो मैं मजीद कोई इंफॉर्मेशन लूंगी, और उसमें जो है आपके डिलीवरी चार्जेस वगैरह वो ऐड करवा देंगे। तो नो है तो बाकी अभी जो है और शॉपिंग करनी है, नो का मतलब मजीद फर्दर शॉपिंग अभी फिलहाल कर रहे हैं, तो अभी हम और करते रहते हैं। तो अब मैं इसके एक फंक्शन दिखाते हैं कि इसके पीछे मैंने क्या लगाया है, कार्ड का फंक्शन। तो ये देखिए माय कार्ट मैंने कॉल कराई है। मैं पहले एचटीएमएल में दिखा देती हूँ कि मैंने कार्ट कहाँ पे रखा है। सबसे ऊपर मेरा जो था किसके अंदर है, नेव बार के अंदर कार्ट रखा हुआ है, कार्ट ये रहा, ठीक है। इसके अंदर जब मैं कार्ट पे क्लिक करूंगी, कार्ट वाली इस पे आईडी है, मैंने आई से रखी हुई है। ये रहा, मैं इसको ऑल्टर जेड करके दिखाते हैं। तो ये रहा मेरा कार्ट, फॉन्ट ऑसम की कोड, फा कार्ड फ्लैट बेड सूट केस इसके ऊपर बना हुआ है। तो ये इसका आईडी का कुछ वो है कोड। ये रहा, इसके ऊपर जब मैं क्लिक करूं तो माय कार्ड का फंक्शन कॉल हो। और माय कार्ड के फंक्शन में मैंने क्या रखवाया है, माय कार्ड के फंक्शन में मैंने क्या रखवाया है कि माय कार्ड में टोटल अमाउंट इतना, और डू यू वांट टू प्रोसीड यस और नो। अच्छा एक और चीज, अगर जीरो हो तो ये लिखा हुआ ना है, बल्कि ये लिखा हुआ है योर कार्ड इज एम्प्टी, ठीक है। अगर टोटल में जीरो हो, टोटल में तो जो मेरी प्राइस होगी फर्स्ट टाइम तो जीरो ही होगी। अगर मैं फर्स्ट टाइम में ये कार्ड को प्रेस करूंगी कि मेरे कार्ड में क्या है, तो कुछ भी नहीं होगा, नथिंग इन माय कार्ड। तो जब मेरे कार्ड में कुछ नहीं है, अभी तो मेरे कार्ड के अंदर 60,000 है, ठीक है। अभी मेरे कार्ड के अंदर कितने हैं, 60,000। मैं इसको दोबारा रिफ्रेश कर देती हूँ, तो अभी मेरे कार्ड की अमाउंट कितनी हो जाएगी, जीरो। और फर्स्ट टाइम जब मेरी कार्ड की अमाउंट जीरो होगी और मैं अपना कार्ड चेक करूंगी भाई मेरे कार्ड में क्या क्या चीजें हैं, कितना अमाउंट है, तो मुझे क्या शो करे, योर कार्ड इज एम्प्टी, यानी कि अभी तक मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है, तो योर कार्ड इज एम्प्टी। सिर्फ 2 लाइन की मैंने यहाँ पर भी कोडिंग की है कि अगर मेरा टोटल जीरो हो तो क्या करे
कि योर कार्ट इज एम्प्टी, और वरना क्या करे कि मेरा टोटल अमाउंट प्रिंट करके दिखा दे और मुझसे पूछ ले कि मुझे मजीद प्रोसीड करना है। प्रोसीड माने मतलब चेकआउट करना है, चेकआउट माने यानी पेमेंट वगैरह करनी है मुझे। अगर यस करता है तो इसके आगे भी एक और चेक लगेगा, अगर यस है तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, कहीं स्विच करवाना होगा, फॉर्म वगैरह फिल कराना होगा, कोई और फंक्शन कॉल करानी होगी तो मैं वो कॉल कराऊंगी। नो तो फिर फर्दर जो है वो आपने परचेजिंग, अभी आपकी शॉपिंग जारी है। तो ये था हमारा कंप्लीट जावास्क्रिप्ट का कोड। अच्छा, इसके अलावा सबसे ऊपर एक और चीज रह गई है, वो है हमारा लॉगिन। लॉगिन में फॉर्म वैलिडेशन होता है। फॉर्म वैलिडेशन क्लाइंट साइड होता है। क्लाइंट साइड में सिर्फ और सिर्फ ये चेक होता है कि आपने कोई नाम का बॉक्स जो है, नेम जो है वो एम्प्टी तो नहीं छोड़ा हुआ, या इसके अंदर मिनिमम 3 to 4 करेक्टर आपका नाम होना चाहिए। सिर्फ 2 करेक्टर का कोई नाम नहीं होता, 2 वर्ड्स का। तो ये सब चेकिंग जो है वो इस लॉगिन के अंदर होगी, वो क्लाइंट साइड होगी। वैसे जो बैक एंड पे होता है वो सर्वर से चलता है। तो क्लाइंट साइड मैंने चेकिंग करवा ली, सबसे पहले मैंने लॉगिन कराया, और यहाँ पर ही मैंने एक और अटैच करती है। 2 HTML फाइल मैंने अलग से बनाई है, जिसको मैंने इसको अलग से जो है वो इनको लिंक कर दिया है। यहाँ पर मैंने किस तरह लिंक किया है मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो सबसे पहले लॉगिन के साथ मैंने एक और ये रहा मेरा लॉगिन का आइकन। ठीक है, यहाँ पर मैंने यूजर टाई वाला फास्ट सॉलिड यूजर टाई लॉगिन वाला आइकन आइकन जो है लगाया है। इस पे जब मैं क्लिक करूं तो ये वाले जो है मेरा लॉगिन फॉर्म HTML की एक अलग से मैंने एक साइड पेज बनाया है। उसको जो है वो 2 पेज बनाए, एक लॉगिन फॉर्म का बना दिया, एक साइन अप का बना दिया। दोनों फॉर्म जो है वो मैंने इस तरह ऐड कर दिए कि यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करूँ लॉगिन पे तो ये HTML का पेज मेरा ओपन हो जाए। तो यहाँ मैंने HTML पेज का मैंने अपना ब्राउजर का लिंक और यहाँ पर HTTP का कर दिया है। ठीक है, पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ अगर मेरे पास फर्स्ट टाइम अगर मेरे पास अकाउंट नहीं है, ये तो सर्वर साइड चेक होगा। अगर मेरे पास अकाउंट नहीं है तो मैं साइन अप कर सकती हूँ। साइन अप पे भी यहाँ पर मेरा एक और फॉर्म खुलकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप साइन अप कर सकते हैं और सबमिट करा दिए हैं। अगर चाहें तो और मजीद चीजें आप रख सकते हैं। तो मैंने यूजर नेम या कोई ईमेल आईडी तो मैंने यहाँ पर अपना नाम रख दिया। अब पासवर्ड में मैंने यहाँ 1 2 3 रख दिया, 4 रख दिया। यहाँ मैंने पासवर्ड 5 6 7 8 रख दिया। तो मेरे दोनों पासवर्ड जो है कन्फर्म पासवर्ड जो है वो मैच नहीं कर रहा है। तो मेरा क्या क्या है, इसमें कहा है कि 8 करेक्टर चाहिए। अगर मैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 रख लेती हूँ। ठीक है, अब मैं सबमिट करती हूँ तो उसने क्या किया है, पासवर्ड और पासवर्ड नॉट मैच्ड कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एरर बनाया है, खुद ही लिखा है कि पासवर्ड जो है आपके दोनों मैच नहीं करते, दोबारा अगेन डालें। तो मैं यहाँ से 1 2 8 दोबारा डालती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं 8 डालती हूँ, सबमिट करती हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो है यहाँ पे कुछ और भी दे दिया। इसने क्या दे दिया गूगल वाले ने, द पासवर्ड दैट यू यूज वाज फाउंड इन अ डेटा ब्रीच, गूगल पासवर्ड मैनेजर रिकमेंडेड चार्जिंग योर पासवर्ड नाउ। ओके, पता नहीं कुछ ऐसे ही कुछ ऑप्शन दे दिया उसने। पासवर्ड को मेरा पासवर्ड देखो भी बना लिया कि 1 2 8 मत डालें, ये कुछ एरर देगा। तो खैर वो मैंने यहाँ से दोनों पासवर्ड मैच कर जाते हैं। तो इसकी कोडिंग मैं आपको चेक कराती हूँ किस तरह की है। मैंने यहाँ पर जो है इसकी फाइल थोड़ी सी मिस हो गई थी। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि अपना यू नेम का एक जो है क्या था, इनपुट इनपुट जो है फर्स्ट यूजर नेम का जो है मैंने यू नेम उसकी आईडी रखी थी, और आईडी से यू नेम में उठा लिया। दोनों की मैंने सेम जो है वो CSS की है। दोनों यूजर फॉर्म की भी, साइन अप फॉर्म की भी और लॉगिन फॉर्म की भी सेम जो है वो मैंने CSS लिखी और सेम ही मैंने जावास्क्रिप्ट लिख ली, ताकि दोनों काम जो है वो एक ही में हो जाए। दोनों की मैंने आईडी जो है यू नेम रख दी थी, लॉगिन के अंदर भी और उसके अंदर भी। ठीक है, तो यू नेम जो है वो मैंने आईडी रखी थी, यूजर नेम को मैंने यू नेम एक पास उसमें वेरिएबल में सेव करवा ली। इसी तरह मैंने इसको भी पासवर्ड को भी PWD के अंदर सेव करा लिया। अब पासवर्ड 2 जो है वो कंफर्म पासवर्ड था, जो मैंने PWT2 में करवा लिया। अच्छा, ये दो मैंने जो बनाए थे पैराग्राफ बनाए थे, पैराग्राफ का जो है वो मैंने एरर के लिए रखे थे। पैराग्राफ किस लिए रखे थे कि जब मैं एरर शो करूं तो मुझे एरर शो हो। जिस तरह ये देखिए, मैं अगर यहाँ पर कोई ऐसे एंटर करती हूँ तो ये मुझे एरर शो हो रहा है, यानी कि इसके नीचे मैंने पैराग्राफ, और फर्स्ट टाइम जो है वो पैराग्राफ खाली पी लिखकर मैंने HTML में छोड़ दिया। उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रखवाई। वैल्यू मैंने कब पुट की है, जब मेरा एरर आएगा तो एरर की जो है वो मैं उसके इनर HTML में डाल दूंगी। किसके अंदर, पी पैराग्राफ टैग के अंदर। पैराग्राफ मैंने एम्प्टी रखा है।
ठीक है, मैं इसको दिखा भी देती हूँ। मैंने पैराग्राफ जो है वो साइन अप फॉर्म हो या वो हो, तो मैंने पैराग्राफ जो है ये देखिए इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रखी है। अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू जे भी रखती हूँ तो आपको नजर आएगी कि जे की वैल्यू यहाँ पर किसने यूजर नेम में रख दी है। इस वाले में नहीं रखी, इस वाले में रखी है मैंने, ये देखिए ये यहाँ पर आपको नजर आनी चाहिए। एक मिनट, अ, अच्छा वहां से मैंने एम्प्टी कराया हुआ है। ये रखी हुई देखिए, ये नजर आ रही है। ये देखिए मैंने इसकी जो है जे रख दी है तो जे नजर आ रहा है। इतनी मैंने जो है वो स्पेस जो है वो हिडन कराई हुई है, स्पेस जो है वो मैंने हटाई हुई है। ये देखिए जब इसके अंदर कुछ भी वैल्यू ना हो तो क्या होगा कि ये एम्प्टी है। इसको मैंने क्या किया, डायनामिकली जो है जब मैं कोई एरर क्रिएट करूंगी तो इसके अंदर जो है इसके p डॉट इनर एचटीएमएल या इनर टेक्स्ट के अंदर जो है वो एरर रखवा दूंगी। तो यहाँ पर स्क्रिप्ट डॉट जेएस में आते हैं तो अब मैं कहती हूँ कि यूनेम डॉट वैल्यू, यानी कि फर्स्ट वाला जो वेरिएबल था मेरा उसकी वैल्यू। आपको पता है कि इनपुट जो है आपने कैलकुलेटर भी बनाए हैं, आपने डिफरेंट बनाए हैं, तो आप किस तरह उठाते हैं डॉट वैल्यू। इनपुट को हम किस तरह उठाते हैं, इनर टेक्स्ट नहीं लिखते, यूनेम डॉट वैल्यू लिखते हैं। अगर एम्प्टी है तो हमें क्या एरर दे दे, यू एरर, यानी कि उस पैराग्राफ जो मैंने यू एरर का आईडी रखी थी पैराग्राफ, उसके इनर टेक्स्ट के अंदर यूजर नेम इज एम्प्टी डाल दें। और फॉल्स किस लिए रखा है, फ्लैग इसलिए ट्रू रखा है कि मैंने जो है फॉर्म सबमिट कैसे होगा। आप इसके अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, सॉरी इसके अंदर आ जाते हैं साइन अप फॉर्म के अंदर, कि एक वैल्यू रिटर्न करता है ऑन सबमिट। ठीक है, फॉर्म के अंदर आपका ये एट्रीब्यूट होता है ऑन सबमिट। फॉर्म उसी वक्त सबमिट होता है जब रिटर्न करे कोई भी फंक्शन, आपकी रिटर्न करे ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा तो आपके जो है वो ब्लैंक हो जाएंगे, यूजर नेम पासवर्ड सब ब्लैंक हो जाएंगे और आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑन सबमिट एक फंक्शन यूज करते हैं, एक मेथड एट्रीब्यूट यूज करते हैं ऑन सबमिट। और ऑन सबमिट के अंदर एक वैल्यू आती है। वैल्यू कौन सी आती है, जो हम फॉर्म वैलिडेट कोई भी फंक्शन हम लिखेंगे, वो फंक्शन जो है एक वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू होती है तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, अगर फॉल्स आती है तो फॉर्म सबमिट ना हो। तो अगर जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ गलती कर देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे ये कर देती हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखती, यहाँ पे कुछ नहीं लिखती और मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, तभी मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। फॉर्म सबमिट होने का मतलब क्या होता है कि ये सब कुछ इरेज हो जाए, यहाँ पर जो मैंने नाम लिखा है ये भी इरेज हो जाए, ये एरर भी इरेज हो जाए और यहाँ पर एम्प्टी हो जाए सब कुछ, तो मेरा फॉर्म जो है वो इरेज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 रख देती हूँ, यहाँ पर भी रख देती हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9, दोनों पासवर्ड सेम रख दिया। अब मैं सबमिट करती हूँ तो अब क्या हुआ, ये इरेज हो गया। अब मेरा फॉर्म सबमिट हो गया, यानी कि मैंने ट्रू वैल्यू जो है वो रिटर्न कर दी है। तो ये ट्रू फॉल्स जो है मैंने एक जो है बुलियन वैल्यू, जो बुलियन वैल्यू के लिए एक फ्लैग वेरिएबल बना दिया। एफ भी रख सकते हैं या रिटर्न वैल्यू कोई भी आप इसका नाम रख सकते हैं कि अगर ट्रू होगा तो फॉर्म सबमिट हो। तो इसलिए यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इस वक्त फॉल्स कर दूंगी क्योंकि मेरे पास एरर आ गया है कि यूजर नेम जो है आपने लिखा नहीं है, तो इसको फॉल्स कर दें फौरन ताकि फॉर्म मेरा सबमिट ही ना हो। ठीक है, अगर मेरे पास यू नेम डॉट वैल्यू लेंथ अगर एम्प्टी हो, तब भी मैंने कितने चेक लगाए हैं यूजर नेम वाले इनपुट के अंदर, एक चेक लगाया कि अगर एम्प्टी हो तो मुझे एरर दे कि यूजर नेम इज एम्प्टी। और अगर उसकी लेंथ 3 से कम हो तो मैं यहाँ पर एक और एरर लिखवा देती हूँ कि यूजर नेम इज रिक्वायर्ड मिनिमम 3 मिन लिख दिया है, मिनिमम 3 कैरेक्टर मुझे चाहिए। और दोबारा मैं इसको फॉल्स कर दूंगी। जब तक मेरी तमाम चीजें क्लियर नहीं होंगी ये फॉल्स होता रहेगा। अगर क्लियर होती है तो, अगर ये दोनों एरर नहीं आते तो क्या करें, फ्लैग को ट्रू कर दे और यू एरर, यानी कि एरर के अंदर मेरा स्पेस मतलब एरर को इरेज कर दे। एरर के अंदर यानी कि पी, जो मेरा पी पैराग्राफ टैग था उसको वापस जो है वो मेरा एम्प्टी कर दे अगर मुझे कोई एरर यूजर नेम में नहीं मिलता। तो यूजर नेम के लिए मैंने अलग पैराग्राफ टैग बनाया, पासवर्ड के लिए पासवर्ड के नीचे अलग पैराग्राफ टैग लिखा है जो कि एम्प्टी है फिलहाल। और ये सिर्फ और सिर्फ डायनामिकली जो है मेरे वैल्यू उसमें जा रही है। इसी तरह पासवर्ड के अंदर भी है, अगर एम्प्टी मिले आपको यू एरर में आप जो है इनर टेक्स्ट डालते हैं पासवर्ड इज एम्प्टी। कहाँ गया पासवर्ड, सॉरी यूजर नेम आ गया ये तो। हाँ जी, पासवर्ड इज एम्प्टी डाल दें, पी एरर लिख दिया, पासवर्ड का एरर मैंने पी एरर लिख दिया, यूजर का यू, यू नेम, यू मीन्स यूजर नेम तो मैंने यू खाली शॉर्ट फॉर्म में बनाया पी एरर। तो पी एरर यहाँ पे मैंने जो है एक्सेस भी किया हुआ है इसी नाम से, ये देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ मैंने
यू एरर किसको एक्सेस किया है, यू एरर को यू एरर में एक्सेस कर लिया, पासवर्ड के एरर को पासवर्ड के एरर में एक्सेस कर लिया है। ठीक है, तो पासवर्ड मेरा दोनों जो है अगर 8 करेक्टर से छोटा हो, यहाँ पर आप 4 करेक्टर भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, जितने भी करेक्टर आपको पासवर्ड के चाहिए तो आप यहाँ पर एक अपना चेक लगा लें कि आपका 6 करेक्टर से छोटा पासवर्ड हो तो आपको दे दे कि पासवर्ड इज रिक्वायर्ड मिनिमम 6 करेक्टर, और फ्लैग को वापस फॉल्स कर दे ताकि फॉर्म जो है मेरा सबमिट ना हो। जब तक ट्रू वैल्यू नहीं मिलेगी मेरा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ठीक है, फिर एल से ले लिया, अगर पासवर्ड दोनों पासवर्ड, ये मेरा जो है साइन अप का था कि पासवर्ड 1 और पासवर्ड 2 दोनों मैच नहीं करते तो पासवर्ड आर मिसमैच, पासवर्ड्स आर नॉट मैच या पासवर्ड आर मिसमैच लिख देती हूँ। ठीक है, दोनों जो है पासवर्ड आपस में मैच नहीं कर रहे तो फिर इसको फ्लैग को फॉल्स कर दे। अदरवाइज क्या करे, अगर ये तमाम चीजें सही आती हैं, मेरा कोई इसमें एरर नहीं आता तो एल्स में चला जाएगा, एल्स में क्या करेगा, फ्लैग को ट्रू कर देगा और पासवर्ड एरर और पासवर्ड टू एरर इन दोनों को क्या कर देगा, इरेज कर देगा, दोनों के अंदर वैल्यू को खत्म कर देगा, इसकी इनर एचटीएमएल में स्पेस डाल देगा तो इसका मतलब इसकी वैल्यू खत्म हो गई है। तो इस तरह मेरा फॉर्म जो है वो रिटर्न क्या चला जाएगा, रिटर्न मेरा यहाँ पे कर दिया, यहाँ से मैंने कंसोल डॉट फ्लैग हटा देती हूँ, ये मैंने सिर्फ चेक करने के लिए लगाया था। अब इसे रिटर्न क्या कर दिया, तमाम चीजें हो गई, अब मुझे इसने मुझे रिटर्न क्या कर दिया, फ्लैग रिटर्न कर दिया। फ्लैग में इस वक्त क्या वैल्यू थी, अगर फॉल्स, अगर कोई एरर आता है तो फॉल्स वैल्यू जाएगी, अगर कोई एरर नहीं आता तो ट्रू वैल्यू जो है रिटर्न हो जाएगी। जैसे ही रिटर्न होगी ट्रू वैल्यू तो मेरा एचटीएमएल क्या करेगा कि मेरा जो एचटीएमएल है वो कहाँ गया इसका, सॉरी यहाँ पर है, ये यहाँ पर ऑन सबमिट के अंदर मेरी ट्रू वैल्यू, जैसी ट्रू वैल्यू आ जाएगी मेरा फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। सेम यही जो है वो मैंने लॉगिन फॉर्म में लगाया है, सेम यही जो है मैंने साइन अप फॉर्म में लगाया है। साइन अप फॉर्म ये रहा, लॉगिन फॉर्म ये देख लें, लॉगिन फॉर्म में एक पासवर्ड रखा है और साइन अप फॉर्म में 2 कंफर्म पासवर्ड भी रखा था। ठीक है, तो सेम यही मैंने एक यू एरर का पैराग्राफ टैग बनाया, इनपुट यूजर नेम के इनपुट के नीचे एक पैराग्राफ का टैग का पासवर्ड का पैराग्राफ टैग बनाया, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रखी, सिर्फ और सिर्फ जब एरर आए तो ही इसके अंदर वैल्यू पुट करा दी है। इस तरह सबमिट फॉर्म कराने के लिए मुझे क्या करने का, रिटर्न मुझे क्या चाहिए, ट्रू चाहिए। तो ये था मेरा, दोबारा से वंस अगेन मैं आपको दिखा देते हैं हम, दोबारा से जो है वहां पे चले जाते हैं अपना, कहाँ गया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पूरा कंप्लीट मैं आपको दिखा देती हूँ। तो एक एक चीज मैंने जावा स्क्रिप्ट की बता दी है। फर्स्ट टाइम मैंने क्या कराया कि देखें, मैंने जो है जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो, अभी ये मैंने खाली 1 सेकंड लगा दिया है, बार बार 1 सेकंड जो है वो उस वक्त चेंज नहीं किया 3 सेकंड का, तो ये 1 सेकंड के बाद मेरी इमेज चेंज हो रही है। यहाँ पर मैंने जावा स्क्रिप्ट यूज की, मैंने जो है इस कार्ड के अंदर जावा स्क्रिप्ट कैलकुलेशन के लिए यूज की, मैंने इस लॉगिन फॉर्म के अंदर फॉर्म वैलिडेशन में यूज की जावा स्क्रिप्ट। बाकी HTML CSS तो आप कर चुके हैं, इसके अंदर मैंने जो है ये काउंट डाउन टाइमर जो लगाया है इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट यूज की है। इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट यूज की है, यहाँ पर मैंने फंक्शन कॉल कराए हैं, हर बटन के ऊपर एक फंक्शन कॉल कराया है, उसके अंदर जो है जो प्राइस लिखी हुई है उस हर बटन के अंदर अलग डिफरेंट प्राइस जो है वो मैंने पैरामीटर सेंड की है फंक्शन के अंदर, और जो प्राइस सेंड की है वो उसी लिहाज से जो है वो कैलकुलेशन हो रही है। यहाँ पर भी मैंने जावा स्क्रिप्ट यूज की है, इसके अंदर ही मैंने जावा स्क्रिप्ट यूज की है कि जो भी मैं ये इस पे क्लिक करती हूँ तो ये मेरी जावा स्क्रिप्ट ये है कि 50,000 45,000 जो है मेरे कार्ट में ऐड हो गया और टोटल अमाउंट अभी मेरा 45,000 है। अगर मैं 40 ओके करती हूँ इसको, अगर मैं 40,000 भी ऐड कर लेती हूँ तो 40,000 मेरा कार्ट में ऐड कर दिया और मेरा टोटल अमाउंट 85,000 हो गया है। तो ये सब मेरा जो है मुझे शो कर रहा है। इसके अलावा ये भी सेम वही है, और यहाँ पे भी यही अभी डिटेल्स वगैरह, यहाँ पे लिंक्डइन में आप व्हाट्सएप का व्हाट्सएप अपने व्हाट्सएप से लिंक कर सकते हैं, फेसबुक अपने फेसबुक का एच रेफरेंस डाल सकते हैं, फेसबुक की आपकी जो आईडी है उसका लिंक यहाँ पे डाल दें, व्हाट्सएप की आईडी का लिंक डाल दें, लिंक्डइन की आईडी का लिंक डाल दें, इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक डाल दें। तो ये लिंक मैंने नहीं डाले, आप चाहें तो अपने लिंक जो है प्रेस करते ही आपका जो है व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। तो जिसको आप क्लाइंट को आपसे बात करनी है या व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपका व्हाट्सएप